इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक के बारे में। नेम से ही पता चल रहा है कि आपका जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो स्टेट कंडीशन में है, रुका हुआ है। तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हाइड्रोस्टैटिक और डायनामिक्स मतलब ये दोनों ही आपके पार्ट हैं किसके, फ्लूइड मैकेनिक्स के। सो फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पार्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक है, मतलब आपका जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो रुका हुआ है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 11 बोलेंगे। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर का। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो तो वहां पे कुछ और नंबर होगा, अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो कुछ और नंबर होगा। आपके टॉपिक, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये मैटर करता है। सो इस चैप्टर को मैंने अलग डिवाइड करके लिखा हुआ है, बहुत सारी रेफरेंस बुक ने भी अलग लिखा हुआ है हाइड्रोस्टैटिक के नेम से। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जितनी प्रॉपर्टीज आप तब पढ़ोगे जब लिक्विड आपका स्टेबल होगा, स्टेट कंडीशन में होगा, रुका हुआ होगा। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उस चैप्टर में इंटरेस्ट लाने के लिए। अदरवाइज अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कई बार ये आपको रिक्वायर कराने के लिए या आपको याद दिलाने के लिए कि क्या क्या उस चैप्टर में था, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी पिक्चर को रिलीज करने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज करा जाता है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आता है उस पिक्चर में। सो सीधा चलते हैं, पिक्चर मूवीज को छोड़ते हुए चैप्टर की बात करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हो। मतलब हम यहाँ पर जो प्रेशर कोई सॉलिड लगाता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो प्रेशर लिक्विड लगाता है उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग बात करने वाले हैं पास्कल्स लॉ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस पे बेस्ड आपके कई एप्लीकेशन भी आते हैं। एप्लीकेशन जस्ट लाइक हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये दो ही मेन एप्लीकेशन होते हैं। वैसे इस पे हाइड्रोलिक से ही रिलेटेड एप्लीकेशन आते हैं। देन एप्लीकेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। देन उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देन आफ्टर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है ये आपका बायोंसी एंड ऑल्सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर मैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करूं तो हमको ये पढ़ना है कि जब आप वाटर सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वो फ्लोट करता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। आपकी अगर मैं बोट की बात करूं या फिर शिप्स की बात करूं तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते हैं, सिंक कर जाते हैं। तो ये सब हमें समझाने का काम करेगा कौन? लॉ ऑफ फ्लोटेशन काम करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है बहुत जगह पे आपको, तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपका जो इंटरेस्ट है सरफेस टेंशन से रिलेटेड वो खत्म नहीं करना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सरफेस टेंशन भी इसी में ही आएगा। देन हम लोग बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की। ओके, देन हम लोग बात करने वाले हैं कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन आपको देखने को मिलता है अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत जगह पे देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में दिए जला करते थे और दिए में नीचे जो ऑयल रहता था वो बहुत नीचे रहता था, लेकिन फ्लेम ऊपर रहती थी। नीचे वाला ऑयल एक सिंपल से कॉटन के कपड़े से ऊपर की तरफ फ्लो होके जाता था, वो कैपिलरी की वजह से ही हो पाता था। उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फिनोमेना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सब किससे रिलेटेड होगा? फ्लूइड से रिलेटेड होगा। और ये यहाँ पर जब हम पास्कल्स लॉ की बात करेंगे या फिर बायोंसी की बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक चीज कॉमन होगी और वो क्या? आपका जो वाटर है, आपका जो फ्लूइड है वो रुका हुआ है, स्टेबल है, स्टेट कंडीशन में है। तब आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। दैट्स वाई इस चैप्टर को क्या बोला गया? हाइड्रोस्टैटिक, मतलब जो आपका लिक्विड है वो रुका हुआ है। इसके बाद हम इसी रुके हुए पानी को बहा देंगे, देन उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है आपको। इससे पहले का वीडियो जो कि डिपेंड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप उसे वॉच कर सकते हो। इससे पहले का चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ओके, सो इनके बारे में आपने जान लिया, कितने टॉपिक पढ़ने वाले हो वो आपको पता चल गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। सो प्रेशर आपका पहला टॉपिक था, उसी से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रेशर? बिकॉज बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता है, हम लोग से काम भी नहीं होता है जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है। चलिए प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर के बारे में बचपन में कभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? P = F/A। आपका जो एरिया कांटेक्ट में होता है उस पर जितना फोर्स अप्लाई होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रेशर को दूसरे फॉर्म से पढ़ने वाले हैं। हम लोग किसके लिए पढ़ने वाले हैं? प्रेशर लिक्विड के लिए पढ़ने वाले हैं। तो पहले अगर आप चाहो तो हेडिंग लगा लो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, लेकिन हम पहले सिंपल वे में प्रेशर को पढ़ेंगे, देन आफ्टर प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग एक सिंपल सा प्रेशर अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर ये कोई सरफेस है और इस पर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा और इस mg
एक फोर्स के फॉर्म में लग रहा होगा अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया इस ब्लॉक पे। तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये हमने कोई सरफेस ले लिया है, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जितना एरिया कांटेक्ट में है उस पे जो प्रेशर उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल किसके होगा, प्रेशर के। और ये जो फोर्स अप्लाई होता है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। ऑलवेज कैसे अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया ये हमको पहले से पता है, हम ये जानते हैं। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड में ये किस तरह से अप्लाई होता है। तो लिक्विड के लिए देख लो, लिक्विड में ये किस तरह से अप्लाई होगा। एक सिंपल सा वेसल ले लो, ड्राइंग बहुत ही घटिया है। एक सिंपल सा वेसल ले लिया, सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया, और इस सिलेंड्रिकल वेसल में हमने क्या भर रखा है, लिक्विड भरा हुआ है। तो सिलेंड्रिकल वेसल में लिक्विड भर दिया, और इस सिलेंड्रिकल वेसल में लिक्विड भरने के बाद हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पे प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस लिक्विड का जितना वेट होगा वो इस वेसल के बॉटम पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। किसके फॉर्म में अप्लाई कर रहा होगा, mg के फॉर्म में। तो यहां पर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। लेकिन जिस तरह से यहां पर mg लगता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अगर मैं इस वेसल में भरे हुए पानी का हाइट बढ़ाते चला जाऊं, मतलब पानी का लेवल बढ़ाते चला जाऊं, तो क्या बढ़ता चला जाएगा, mg बढ़ता चला जाएगा ना। तो कहीं पर यहां पर कुछ थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। यहां पर h आ रहा है एंड ऑल्सो डिपेंड करेगा इस वाटर की डेंसिटी पे। तो यहां पर कुछ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखते हैं किस तरह से हाइट और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ डील करा जाए। तो हमने फॉर्मूला प्रेशर का सिंपल सा पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन एरिया। बट यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, mg के फॉर्म में। अगर मैं इसके m को निकालने की बात करूं तो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, डेंसिटी का पढ़ रखा है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहां से मास निकालते हो तो क्या निकल के आता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, ये जो आपका बॉटम है इसका एरिया ए ले लेता हूं, इसको नीचे लिख लेना तो इजीली समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूं। तो मास क्या निकल के आने वाला है, रो इंटू वी। तो मास में रो इंटू वी की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट। तो एम इज इक्वल टू क्या निकल के आया, रो ए एच। तो इस एम की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये एग्जैक्टली क्या बन गया, ये बन गया रो जी ए एच बन गया। और ये क्या था, एक्चुअली ये फोर्स अप्लाई हो रहा था इस बॉटम पे। इसको जाके वहां पे रखोगे तो अब प्रेशर का फॉर्मूला कुछ बदला बदला सा लगेगा। वो क्या लगेगा, रो जी ए एच डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हुआ, यू गेट द फॉर्मूला रो जी एच। तो यहां पर जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, जो लिक्विड लगा रहा है प्रेशर, वो क्या लगा रहा है, रो जी एच। हम सिर्फ उस प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहां तक का दिख रहा है ना, हम सिर्फ उस प्रेशर की बात कर रहे हैं जो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है। अच्छा, सिर्फ लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है, चलो उसके बारे में बात कर लिया। अगर हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाएं कि ऊपर से हमने इस पे क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, इसी वेसल पे हमने क्या लगा दिया, पिस्टन। मतलब हम कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, फोर्स की हेल्प से, बिकॉज प्रेशर फोर्स की हेल्प से ही अप्लाई किया जा सकता है। चलिए जानते हैं किस तरह से वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब हम वेसल कंसीडर करते हैं एज वेल एज जैसा वेसल वहां पे कंसीडर किया हुआ है। और इस वेसल में भी हमने क्या भरा हुआ है, लिक्विड भर रखा है। इस वेसल में भी लिक्विड भर रखा है और हम क्या लगा रखे हैं, ऊपर पिस्टन लगा दिया हमने। ठीक है, पिस्टन का काम क्या होता है, दबा के रखना। ठीक है, पिस्टन क्या करेगा, इसको दबाने का काम करेगा। तो मैंने क्या करा, पिस्टन लगा दिया और इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, इसको दबाया। अच्छा भाई, एक बात तो समझ में आ रही होगी आप सभी को कि ये तो mg तो लग ही रहा था, अब ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो गया। क्या अप्लाई हो गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। मतलब mg के साथ साथ क्या ऐड हो जाएगा, जो पिस्टन से फोर्स लगाया जा रहा है, मे बी हम इसको दबा रहे हैं तो प्रेशर में वेरिएशन आएगा ना। प्रेशर अब जो लिक्विड लगा रहा है वो प्रेशर नहीं रहा ना, प्रेशर बदल गया, मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा है तो जो पहले वाला प्रेशर है उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो इस दौरान जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा, जो हमारा P टोटल निकलेगा, वो P जो लिक्विड लगाएगा, मतलब प्रेशर जो लिक्विड लगाएगा, और प्रेशर जो एक्सटर्नल सोर्सेज से अप्लाई हो रहा होगा। सो हमारा ये अब टोटल प्रेशर निकल के आया। अच्छा, कई बार एक्सटर्नल सोर्सेस नहीं होते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, हमने कोई पिस्टन नहीं लगाया, लिक्विड को दबाने की कोई कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी लिक्विड पे एक प्रेशर लगता है। जो कौन लगाता है, गॉड लगाता है, हमारे एटमॉस्फेयर ने हमको दिया है। सभी पे एक प्रेशर अप्लाई होता रहता है, हम सभी पे एक प्रेशर अप्लाई होता रहता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक। तो ये एक्सटर्नल नहीं हुआ, साथ में क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से प्रेशर लग रहा है और वो क्या लग रहा है,
PA लग रहा है। PA क्या मतलब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड पे, हमेशा लगता रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका जो वैल्यू होता है वो डिसाइडेड है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एज अ कांस्टेंट है जो हम लोग लेते हैं बहुत जगह पे। अच्छा चलिए, इस पे जो mg लग रहा था और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग गया, तो अब हमारा जो टोटल प्रेशर हुआ, अब हमारा जो टोटल प्रेशर इस पे अप्लाई हुआ इस बॉटम पे, वो निकल के आएगा प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका टोटल प्रेशर हुआ। जो प्रेशर किसने अप्लाई करा? लिक्विड ने। देन आफ्टर जो प्रेशर अप्लाइड करा किसने? एटमॉस्फेयर में, जो कि कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये प्रेशर हमेशा लिक्विड पे लगता रहेगा। तो टोटल प्रेशर आपका निकल के आएगा क्या? प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फेरिक। सो एटमॉस्फेयर जो लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे उससे। चलिए अब एक सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं, प्रेशर से रिलेटेड सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि वेसल के अंदर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर करा और उस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। ये आप हेडिंग भी लगा सकते हो, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। तो ये सारी कहानी मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम पता कर रहे हैं क्या? प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। अब लिक्विड के इनसाइड कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, वेसल ले लेते हैं। बहुत गंदी सी घटिया सी राइटिंग में, आई मीन ड्राइंग में, पता नहीं 10th में कैसे नंबर आ गए थे मेरे। अभी देखिए, ड्राइंग सब्जेक्ट था मेरा, लेकिन कभी सही से नहीं कर पाए। चलिए अब एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, अंदर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पी पॉइंट कंसीडर किया अंदर। अच्छा, पी पॉइंट कंसीडर करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसको समझ लो। हम मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो बैठा हुआ है, मतलब बैठा क्या, खड़ा है। इसमें ड्राइंग हो सकता है थोड़ी सी अच्छी बन जाए। और इसने अपने सर पे एक बोझा लिया हुआ है, ठीक है, बोझा ले रखा है, और इसके ऊपर एक और बंदा खड़ा है, ठीक है, और उसने भी अपने सर पे में भी कुछ नहीं उठाया, ये बस ऐसे ही खड़ा है, रिलैक्स खड़ा है, ठीक है, ये ऐसे ही खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका कुछ वेट मैंने ले लिया 50 kg अराउंडस ले लिया, और इसका मैंने ले लिया 10 kg अराउंडस नहीं, हमने ऐसा ले लिया, बहुत दुबला पतला है, और इसका भी मैंने ले लिया 50 kg। फिर भी ये इसको उठा पा रहा है, थोड़ा सा वेट बढ़ा लो इसका, नहीं तो बेचारा दब जाएगा। 80 kg ले लिया मैंने, ठीक है, ये 80 kg का है। अपने ऊपर इसने 10 kg का बॉक्स लिया हुआ है, और उसके ऊपर एक और पर्सन खड़ा हुआ है जिसका वजन कितना है? 50 kg वजन है। अच्छा चलिए, हम पहले तो ये पता कर लेते हैं कि इसके पैरों पर, ये जो पैर है ना इसके, ये कांटेक्ट में होंगे ना इस सरफेस पे, इसके पैरों पर ये कितना प्रेशर फील करेगा, या फिर इसके पैरों पर कितना, मतलब लाइक वेट पड़ेगा। तो वेट इसके पैरों पर कितना पड़ेगा? आप सभी को सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। वेट कितना पड़ने वाला है? 140 kg। वेट कितना पड़ेगा? 140 kg। यहां पर ये वेट फील करेगा। अच्छा, इसी वेट के बिहाफ पे हम क्या पता करेंगे? mg पता करने के बाद में ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इस सरफेस पे, वो निकालेंगे। तो प्रेशर, हमें टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। इसके पैरों के एरिया ऑफ कांटेक्ट में कितना प्रेशर इस सरफेस पे लग रहा है, जिस सरफेस पे ये पर्सन खड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर जो भी था सारा इसके साथ ऐड हो गया। अब मैं ऐसा कुछ पता करता हूं कि ये वाला जो पर्सन है ना, इसके भी तो जो फीट होंगे वो कांटेक्ट में होंगे इसके बॉक्स के साथ। तो ये कितना सिर्फ अप्लाई कर रहा है वेट, ये कितना वेट अप्लाई कर रहा है? ये सिर्फ 50 kg अप्लाई कर रहा है। और अगर आप इसके सर की बात करो, हेड की बात करो, तो हेड पे कितना अप्लाई हो रहा है? ये 10 हो गया, ऊपर 50 है, तो कितना अप्लाई हो रहा है? 60 kg अप्लाई हो रहा है। एक बात समझ में आ रही है ना आपको? मतलब आपका जो प्रेशर है ना, वो हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है, वो वेरी कर रहा है। अच्छा, वेरी किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? वेट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो यहां पर भी तो यही कुछ अप्लाई होगा। मतलब हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है, पी पॉइंट कंसीडर किया है इनसाइड द लिक्विड, तो आपका टोटल हाइट तो क्या हो गया? h हो गया, टोटल हाइट h हो गया। अच्छा, जिस जगह पे हमने पॉइंट कंसीडर किया वहां पे एक इमेजिनरी मान लेते हैं ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इससे ऊपर की हाइट हम कुछ नाम दे देते हैं h1, और इसके नीचे की हाइट को नाम दे देते हैं h2। तो इस P पॉइंट के ऊपर का जितना लिक्विड है वही इस P पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा। इसके नीचे वाले से इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो इस P पॉइंट के नीचे है, मतलब H2 हाइट तो नीचे है, H1 हाइट कैसी है? ऊपर है। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा, ये इसके ऊपर के लिक्विड ने जितना लगाया होगा वही अप्लाइड होगा। तो अगर मैं इस प्रेशर को नाम दे देता हूं P1 और इसके लिए नाम दे देता हूं P2, तो हमारा जो P1 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? H1 रो G। ये क्या निकलेगा? P1 निकलेगा। अगर मैं P2 की बात करूं, मतलब P2 निकालूं, तो P2 तो टोटल हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2। तो बॉटम पे क्या लग रहा होगा? H1 और H2। यू कैन ऑल्सो से दैट H। तो आपका जो P2 लगेगा वो क्या लगेगा? H रो G।
क्या लगेगा, एच रो जी लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको इनसाइड ऑफ द लिक्विड पता करना है तो इसके ऊपर जितना भी वाटर है वो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इसके नीचे वाले से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो आप जितना गहराई में जाओगे ना, जितना नीचे जाओगे उतना अपने ऊपर क्या फील करते हो, प्रेशर फील करते हो ना। आपने देखा होगा सबमरीन जब ज्यादा गहराई में चली जाती हैं तो उनको ऊपर आने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जो इंजन होते हैं उनको काफी ट्रबल करना पड़ता है ऊपर आने के लिए, बिकॉज वो जितना नीचे जा सकती हैं उतना नीचे जाती हैं, अदरवाइज उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ेगा कि वो फट जाएंगी। मतलब ऐसा गाजी अटैक अगर आपने मूवी देखी हो तो आई होप आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। तो आप जितना डेप्थ में जाते हो, जितना गहराई में जाते हो, उतना प्रेशर बढ़ता चला जाता है। बिकॉज जो ये प्रेशर है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है प्लस डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने हाइट को बढ़ाया ना तो आप पे जो लगने वाला प्रेशर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इनसाइड ऑफ द लिक्विड प्रेशर समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को। ओके, मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ, देन आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी की। वैसे डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी जान चुके हो। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। एंड अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो यूनिट आपका क्या निकल के आएगा, केजी अपॉन मीटर क्यूब यूनिट निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, किसकी बात करूं, डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं, तो ये कांस्टेंट लिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना लिया गया है, 1.01 या 02 जो भी लेना चाहो आप, इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये एज अ कांस्टेंट लिया गया है। अब हम लोग एक चीज की और बात कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये कई सारी बुक्स में गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, तो रिलेटिव डेंसिटी आप कुछ इस तरह से लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का डेंसिटी कितने पे होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, और साथ में आपको उस सब्सटेंस का डेंसिटी पता होना चाहिए। अच्छा, ये रिलेटिव डेंसिटी क्यों बनाया गया, इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनका अलग अलग डेंसिटी आपके लिए लर्न कर पाना इजी नहीं है, तो उस सब्सटेंस का आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन होगा। हम ऐसे मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी उन्होंने दे रखा 10⁻³ दे दिया रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या है, ये डेंसिटी है, बट कौन सा डेंसिटी है, ये रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको मैं ρr बोल देता हूँ, स्मॉल r ले लेते हैं, ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है। अब आपसे कहा कोई सब्सटेंस का डेंसिटी आप पता करो, तो सब्सटेंस का डेंसिटी आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है और डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जो कि कितना होता है, 10⁻³ है। सो यू कैन आल्सो गेट द आंसर, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट गिवन सब्सटेंस। सो आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था डेंसिटी से रिलेटेड। अब चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, इस प्रेशर से ही रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम एनसीईआरटी इन एग्जाम्पल नंबर 10.2। इस क्वेश्चन में आपका जो प्रेशर इनसाइड ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड है, आपको बेटर अंडरस्टूड कराने के लिए। मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में। सो ये वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल में, ये कोई वाटर लेवल ले लेते हैं, ये कोई तालाब है, कुछ भी है। इसमें जो स्विमर है वो अंदर स्विम कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, अभी अंदर स्विम कर रहा है। ये इन्होंने दे दिया, इन्होंने क्या दे रखा है कि इसके बॉटम से यहाँ तक का जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है 10 मीटर। मतलब ये कितने पे स्विम कर रहा है, मतलब इस लेवल से ये नीचे की तरफ कितने पे स्विम कर रहा है, 10 मीटर पे स्विम कर रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर पे स्विम कर रहा है। एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। कितना गिवन है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। एंड पास्कल नहीं लिखना चाहते हो, आगे भी PA लिखा हुआ है। सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इन्होंने वाटर का डेंसिटी भी दिया है, मतलब जो इसमें भर रखा है वाटर उसका डेंसिटी दे रखा है। एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर दे रखा है इन्होंने 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखा है। ये किसका डेंसिटी गिवन है, वाटर का। आपसे पूछा है कि ये जो स्विमर है ना, इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। सो फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप निकाल भी सकते हो। फाइंड द प्रेशर ऑन स्विमर। ठीक है, तो स्विमर पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, ये इजिली इस पे मूव कर रहा है। चलिए निकालते हैं। तो पहले तो हम निकालेंगे
इस पर कितना प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन स्विमर क्या अप्लाई हो रहा होगा, डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी। तो डेंसिटी हमने ले रखा है 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब एंड इनटू हाइट कितना है 10 है एंड जी भी हम 10 ले लेते हैं, जो कि आपका ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है 9.8, उसको हमने 10 ले लिया। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 निकल के आया एंड 10 टू द पावर 5 पास्कल निकल के आया क्या, प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन स्विमर। एंड ऑल्सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो इस पे साथ साथ में ये तो लग ही रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वर्क कर रहा होगा, क्या वर्क कर रहा होगा, पीए वर्क कर रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की बात करूं तो आपका टोटल प्रेशर कुछ निकल के आएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 निकल के आएगा। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहाँ से निकल के क्या आया 2.01, ये 1 मिलके 2 हो गया, 0.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल निकल के आया। आई होप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे कि प्रेशर क्या लगता है। सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ये जितना लिक्विड इस स्विमर से ऊपर है उतना लिक्विड इस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो पता करा है। टोटल प्रेशर कितना निकला है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़ा होने के साथ साथ पहले तो उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन आफ्टर उसका प्रूफ देखोगे। तो पहले तो हम पास्कल लॉ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लोग बात करते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है, क्या कहना चाह रहा है पास्कल लॉ। लॉ है तो इसमें जो इन्होंने बताया था वही हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ अलग से नहीं बताने वाले। इन्होंने बोला था अ प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड। कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, ये पहले से भी बताते हुए चल रहा हूं मैं। इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड सच दैट द सेम चेंज अकर्स एवरीवेयर इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इग्नोर्ड। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर करके चलें, तो अगर हम किसी भी वेसल में फ्लूइड को भरते हैं और उस पर कोई भी प्रेशर बाहर से लगाते हैं या फिर कुछ भी चेंज करते हैं प्रेशर में, तो वो चेंज पूरे फ्लूइड में होगा। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। इन्होंने बोला था कि अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में है, किसी विसल में भरा है, कहीं पर रुका है और उस पर मैंने थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंज करा, तो जो हम चेंज किसी एक पॉइंट पे करेंगे ना, वो चेंज ईच एंड एवरी पॉइंट पे जाएगा उस फ्लूइड के। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ ने बोला था। और फ्लूइड कैसा लेना है हमको, इनकम्प्रेसिबल लेना है। ठीक है, एंड साथ में ग्रेविटी को क्या करना है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इस विसल में क्या भर रखा है, फ्लूइड भर रखा है। ये पास्कल लॉ की वजह से ही पॉसिबल है आज हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ कर पा रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज़ कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हम कुछ चेंज करते हैं और बड़े से अमाउंट के वेट को उठा पाते हैं। ठीक है, देखते होगे आप सभी। तो अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने इस पर पिस्टन के द्वारा थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करा, तो ये जो फोर्स के फॉर्म में जो प्रेशर लग रहा है, ये ईच एंड एवरी पॉइंट पे कैसा जाएगा, एक तरह का जाएगा, हमेशा एक तरह का जाने वाला है। ठीक है, तो इसका एक जो मतलब क्या कंक्लूजन निकला था उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम एक सिंपल सा ऐसे कुछ बना देते हैं। ठीक है, सो यहां पर लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, लिक्विड यहां तक भर रखा है इन्होंने। ठीक है, ये लिक्विड है आपका, और स्टेट में रहना चाहिए। लिक्विड कैसा रहना चाहिए, स्टेट कंडीशन में, क्योंकि लिक्विड जब स्टेट कंडीशन में रहेगा तभी आपका कैसा रहेगा, रुका हुआ रहेगा। सिंपल सी बात है। और अगर चेंज आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, तो फ्लो करेगा, और हमको फ्लो तो कराना ही नहीं है, हमको तो रोक के रखना है, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। हम यहाँ का एरिया ले लेते हैं A1 और यहाँ का एरिया ले लेते हैं A2। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कुछ हाइट ले रखी है, यहाँ से यहाँ तक तो लिक्विड आपका सेम भरा हुआ है नीचे, ये हमने ले लिया L1 ले लिए, और इसको हमने क्या ले लिया, L2 ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको दबाया, और इसको हमने कितना दबाया, L2 ना लेके हमने जितना इसको कंप्रेस कर रहे हैं ना उतना ही ले लेते हैं, L1 ले लिया हमने। इसको इस पर फोर्स अप्लाई करा, F1 फोर्स अप्लाई करा, और इस पर F1 फोर्स जैसे ही हमने अप्लाई करा तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लिक्विड था वो राइज कर गया, और जिस फोर्स से ये राइज करा वो फोर्स था F2। हम मान लेते हैं इसके ऊपर हमने कोई वेट रखा हुआ था
ऐसे कुछ वेट रखा हुआ था और उस वेट को इसने उठा दिया, और वेट को उठाने के लिए क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। भाई इधर से भी अगर हम इसको दबाएंगे तो फोर्स लगाएंगे, और ये इसको अगर उठाएगा तो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर मैं बना पाया नेक्स्ट वीडियो तो मैं न्यूमेरिकल्स पे बनाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्या न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज जो आपके टॉपिक चल रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस वीडियो में चलते रहेंगे। मैंने क्या करा, इस एरिया पे पिस्टन के थ्रू आउट हमने फोर्स अप्लाई करा, और जिस टाइम हमने चेंज यहाँ पर करा वो चेंज सीधा वो चेंज हमें कहाँ देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं, मान के क्या चलना, हम ऐसे बोल देते हैं कि जो हमने प्रेशर अप्लाई करा है यहाँ पे, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई करा वो क्या अप्लाई हुआ, F1 अपॉन A1। अब इस जगह पे हमने जो प्रेशर अप्लाई करा है इसको हम P1 नामकरण कर देते हैं, इसका P2। तो यहाँ पर जो अप्लाई करा है वो क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो इस पर प्रेशर लगा के ऊपर लेकर जाएगा। यहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे वो प्रेशर लगाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो आपका जो प्रेशर लग रहा है दोनों कंडीशन में वो कैसा होता है, इक्वल होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो P1 होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, P2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स यहाँ पर फील करोगे उतना ही फोर्स वहाँ पर फील करने वाले हो। तो उस कंक्लूजन से क्या निकल के आता है, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, क्योंकि दोनों ही प्रेशर एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल। यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, जो P1 है वो बराबर किसके हो जाएगा, P2 के बराबर हो जाएगा। तो जो हम P1 प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रांसमिटेड होगा, सेम प्रेशर ईच एंड एवरी पॉइंट पे ट्रांसमिटेड होगा। यही था पास्कल लॉ। इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।